हाय एवरीवन। फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड अ कोर्स जहाँ पर हम पूरा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड द लाइफ साइंसेज ऑल्सो। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। लेट्स बिगिन। कार्बोहाइड्रेट का ना मतलब ही हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। बेसिकली इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो इक्विवेलेंट टू वाटर की तरह होता है, दैट इज 2:1, इसलिए इसको हाइड्रेट्स कहा गया है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है वो बहुत टाइम तक बहुत सारे साइंटिस्ट यूज़ करते थे, बट इवेंचुअली हमें पता चला कि ये डेफिनेशन उतनी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स भी हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह रहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, और बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह नहीं रहते हैं, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज एंड रैमनोहेक्सोज। तो बाद में एक एक्चुअल डेफिनेशन निकाली गई कार्बोहाइड्रेट की जो हम आज तक मानते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स है कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को रिलीज करेंगे ब्रेकडाउन के बाद, जैसे कि दीज कंपाउंड्स, दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें बहुत सारे हमें क्या दिखेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स दिखेंगे, अलोंग विथ या तो इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या तो इनका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के बाद यानी कि वाटर के प्रेजेंस में जब इनका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप को रिलीज करते हैं। ओके, so this is the actual definition of carbohydrate we use. After that, if we classify the carbohydrate, okay, तो 3 types के basically carbohydrates होते हैं: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. monosaccharides simple sugars होते हैं जिनके अंदर जो फर्दर क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर से बनते हैं। देन ऑलीसैक्राइड्स जो होते हैं इसमें 2 to 10 हमारी मोनोसैक्राइड्स यूनिट जुड़कर बनते हैं। अगर 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट जुड़ के बनेंगे दैट इज डाइसैक्राइड, 3 दैट इज ट्राइसैक्राइड्स एंड 4 टेट्रासैक्राइड्स, लाइक दैट। ओके, एंड पॉलीसैक्राइड्स में 20 अबव क्या होते हैं? मोनोसैक्राइड्स यूनिट होते हैं, इसलिए हम उन्हें पॉलीसैक्राइड्स यानी कि मैनी मोनोसैक्राइड्स से मिलकर जो कंपाउंड बना है उसे हम पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। ओके, तो मोनोसैक्राइड्स और ऑलिगोसैक्राइड्स की एक खास बात है कि ये स्वीट टू टेस्ट होते हैं। ओके, और थोड़े क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर्स होते हैं। वेदर जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। ओके, और वाटर के साथ कोलॉइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये ग्रेट फीचर्स हैं हमारे मोनोसैक्राइड, ऑलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स के। ओके, इसके बाद हम मोनो, ऑलिगो एंड पॉली इन तीनों को डिफरेंट तरीके से लाइक सिंगल इनको क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इट इज हियर वी हैव मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, डिपेंड करता है उनमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोसिस, और 3 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन बट फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ऐसे ही हमें ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आते हैं। टेट्रोसिस, एरिथ्रोस, एरिथ्रोलोज, पेंटोसिस, राइबोस, राइबोलोज, हेक्सोसिस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि 6 कार्बन। तो अब हम देखेंगे मोनोसैक्राइड के स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में। ओके, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। आइसोमर्स वी ऑल नो क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज़, वेदर इट इज़ फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी, डिफर करती है। ओके, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और कितना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के पास कितने असिमेट्रिकल कार्बन एटम है।
ओके, असिमेट्रिकल कार्बन एटम मतलब एक कार्बन में चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम 2 की पावर n, जहाँ पे n मतलब होगा नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन एटम, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट के कितने आइसोमर्स होंगे, ओके। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम एज ए रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट कहते हैं कि ये सबसे सिंपल और सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें सिर्फ 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, ओके। इसमें एक जो कार्बन नंबर सेकेंड है वो देखो, इसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, एक में H है, OH है एंड CHO है और CH2OH है। तो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, असिमेट्रिकल कार्बन है, इसलिए इसके पास 2 आइसोमर्स होते हैं। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 वो सेम होता है, बट इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है, ओके। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, यानी कि उनका जो 3D अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग है। डी एंड एल आइसोमर्स, डी एंड एल आइसोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। इसमें जो टर्मिनल कार्बन होता है उससे जस्ट पहले का जो कार्बन होता है उसके OH ग्रुप की पोजीशन से हम बताते हैं कि ये डी एल आइसोमर है या एल आइसोमर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज एज एन एग्जाम्पल है। अगर टर्मिनल कार्बन से पहले वाले कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड है तो वो होता है D सीरीज़। अगर वही OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो वो होता है L सीरीज़। नेचुरली क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो D सीरीज़ में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। जैसे कि हमने डेक्सट्रोज के बारे में सुना होगा, डेक्सट्रोज क्या होता है, नथिंग बट द ग्लूकोज इन सोल्यूशन, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर होता है, इसलिए इसका नाम डेक्सट्रोज रखा गया है, ठीक है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं कि कितने असिमेट्रिकल कार्बन एटम किसी कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो असिमेट्रिकल कार्बन एटम है इसी की वजह से जो पोलराइज लाइट होती है वो क्या होती है, अगर राइट को शिफ्ट करती है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट राइट को शिफ्ट हो रही है। और वही अगर प्लेन ऑफ पोलराइज राइट लेफ्ट को शिफ्ट हो रही है किसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से तो उसे लेवो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। इसको प्लस या माइनस से शो किया जाता है। डी एंड एल इज अ डी एंड एल आइसोमर्स, ठीक है। अगर डी कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसका OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में है, वो वाला कार्बोहाइड्रेट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड को मूव कर रहा है तो D प्लस होता है, अदरवाइज वो D माइनस होता है, ठीक है। तो ये सिंबल्स है टू शो। एपीमर्स, एपीमर्स क्या होते हैं, कोई भी दो मोनोसैकेराइड्स जो एकदम स्ट्रक्चर वाइज सेम है बट सिर्फ एक कार्बन के आसपास के अरेंजमेंट से वो डिफर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन को छोड़ के जितने भी कार्बन है उनमें से कोई एक कार्बन के अरेंजमेंट भी डिफरेंट है तो उसे एपीमर्स कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के C4 एपीमर्स है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा, बस फोर्थ कार्बन पे इसका OH ग्रुप क्या है, राइट साइड है, इसका OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, इसलिए इनको एपीमर्स कहते हैं, ठीक है। सेम डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के एपीमर्स है एट C2 पोजीशन। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पे एपीमर्स हैं और ग्लूकोज एंड मैनोज कौन सी पोजीशन पे, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स कुछ नहीं होते, एक दूसरे के मिरर इमेजेस, जो भी मिरर इमेजेस वाले आइसोमर्स हैं उन्हें इनैंशियोमर्स कहते हैं। और डायएस्टोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, यानी कि मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। और ये डेफिनेशन आई थी क्वेश्चन में, मैं जो आपको क्वेश्चन सीरीज भेजूंगी उसमें भी मेंशन होंगे कुछ क्वेश्चंस, ओके। तो सब तो थे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद हम रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये मोनोसैकेराइड पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, जो कि इनफ है, ओके। तो
किसी भी कार्बोहाइड्रेट किसी का भी स्ट्रक्चर जानना है तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, एक होता है हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली एक लीनियर चेन होती है और हेवॉर्थ जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो हेवॉर्थ है, फिशर प्रोजेक्शन तो सिंपल है, इसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइंस होती है और इनमें OH पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होता है अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होगा CHO ग्रुप लगा होगा और कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ होता है, ओके। हेवॉर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म होता है। अब ये साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है, हेमी एसिटल्स से बनता है या तो फिर हेमिकीटल्स से बनता है। हेमी एसिटल्स क्या होता है, जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी मोनोसेकेराइड है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप एज ए एल्डिहाइड है, तो वो एल्डिहाइड उसी के कोई भी OH ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाता है हेमी एसिटल्स, यानी कि एक साइकिल बनाता है। सेम अगर कोई भी मोनोसैकेराइड है जिसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और वो अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हेमिकीटल्स, ठीक है। अब हेमी एसिटल्स या हेमिकीटल्स जो होता है 2 फॉर्म में रहता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स में, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज में ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, नॉर्मली डी ग्लूकोज नेचुरली अक्रिंग ग्लूकोज डी ग्लूकोज फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब इसका 5th कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप 5th कार्बन के OH के साथ एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है जिसे हम हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म का क्या चक्कर है, इसमें अल्फा फॉर्म क्या होता है, जब ये साइक्लिक फॉर्म करेगा उस टाइम पर अगर जो OH ग्रुप है वो CH2OH ग्रुप के अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और जब यही OH ग्रुप CH2OH के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन बनाना तो हमें आता है, बहुत इजी होता है। एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, सिर्फ 3rd पोजीशन में क्या होता है HOH होता है, बाकी सब इस साइड पूरा OH होता है और इधर H होता है, ठीक है। अब इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाना है, जब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप 5th कार्बन के OH ग्रुप के साथ अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये साइकिल बना लेता है। और याद रखना जितने भी राइट साइड वाले एटम ग्रुप्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जितने भी लेफ्ट साइड वाले ग्रुप होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एटम 1 यहाँ से, तो जो भी OH ग्रुप राइट साइड है तो नीचे, H ग्रुप लेफ्ट है तो ऊपर, OH नीचे H ऊपर, H नीचे OH ऊपर, OH नीचे H ऊपर, यहाँ पे 6 वाला कार्बन ऊपर रहता है और H, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रिंग फॉर्म बनाते हैं हम, ठीक है। अभी तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो ये पाइरानोज और फ्यूरानोज क्या होता है वो भी देखना है। तो फिशर प्रोजेक्शन तो कुछ नहीं था, एक सिंपल लीनियर चेन थी, 2D वे था हमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने का। मोस्टली क्या होता है नेचुरली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फ्री फॉर्म में थोड़ा कम ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हेमी एसिटल या हेमिकीटल फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। अब हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में यानी साइक्लिक फॉर्म में वो 2 तरीके से रहते हैं, या तो पायरानोज बनाएंगे या तो फिर वो फ्यूरानोज बनाएंगे, ठीक है। अब ये पायरानोज और फ्यूरानोज है क्या, पायरानोज पायरान मतलब होता है सिर्फ 6 मेंबर रिंग। अगर कार्बोहाइड्रेट 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में है तो उसे पायरानोज कहते हैं, 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में है तो फ्यूरानोज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मोस्टली पायरानोज बनाता है, फ्यूरानोज कम बनाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्टेबल फॉर्म ये है। ग्लूकोज में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप यानी जो एल्डिहाइड है वो 1st पोजीशन पे यानी 1st कार्बन पे है, जब वो 5th कार्बन के साथ और 5th कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो 6 मेंबर रिंग बनाता है पायरानोज। पर जो फ्रक्टोज है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वो 2nd पोजीशन पे है, तो 2nd और 5th के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब वो क्या बनाता है 5 मेंबर रिंग बनाता है, फ्यूरान बनाता है, ठीक है, जो कि इस तरीके का दिखता है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनोमेरिज्म भी शो करते हैं, दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बेसिकली जब 2 कार्बोहाइड्रेट ग्रुप या मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं ओनली ऑन कार्बन 1 पोजीशन, क्योंकि कार्बन 1 को हम एनोमर्स कहते हैं, ठीक है, तो उसको एनोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अल्फा एनोमर बीटा एनोमर, अल्फा ग्लूकोज या फिर बीटा ग्लूकोज। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब OH ग्रुप
ठीक है। फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप डिफर करेगा, मतलब उसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होगी फ्रॉम द CH2OH ग्रुप, तो उसे अल्फा एनोमर कहेंगे। और जब फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है वो एकदम सेम डायरेक्शन में होगा CH2OH को, तो उसे बीटा एनोमर कहते हैं। ओके, तो आफ्टर डिस्कसिंग एनोमर्स एक छोटा टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। बेसिकली म्यूटा रोटेशन होता क्या है, किसी भी सोल्यूशन में जब हम कोई मोनोसेक्राइड डालते हैं, सपोज ग्लूकोज, तो वो अल्फा फॉर्म में भी हो सकता है, बीटा फॉर्म में भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए अल्फा फॉर्म बीटा में, बीटा फॉर्म क्या होता है, अल्फा में कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्जन होता है इसका, और इसके इंटर कन्वर्जेशन से ऑप्टिकल रोटेशन में भी चेंज आता है, जिसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं बहुत सारे रिएक्शन शो करता है, जिसमें से एक है टॉटोमराइजेशन। ठीक है, टॉटोमराइजेशन को एनोलाइजेशन भी कहते हैं। एनोलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉटोमराइजेशन में बेसिकली क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है किसी भी दो कंपाउंड का, किसी दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स का। अब वो इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, किसी हाइड्रोजन एटम के शिफ्ट से या फिर डबल बॉन्ड के शिफ्ट से। ठीक है, अब इस इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, एक अनस्टेबल सा हाईली रिएक्टिव सा एक कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसे एनाडाइल्स कहता है, जो कि इंटरमीडिएट होता है टॉटोमराइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन में, ठीक है, जो कोई मोनोसेक्राइड्स होता है वो अपने आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ एनाडाइल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या हो रहा है, फ्रक्टोज में या मैनोज में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है एनाडाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट हो रहा होता है, और प्लस यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एनाडाइल, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है पर हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम टॉटोमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज का हमने अल्कलाइन सोल्यूशन में आइसोमराइजेशन कर रखा है, इस प्रोसेस को लॉबरी डी ब्रून वॉन इंकेनस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा रिएक्शन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। जो हमारे मोनोसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब जो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कैसे शो होती है, जब इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, शुगर क्या करते हैं, एनाडाइल फॉर्म करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, और ये एनाडाइल क्या करते हैं, क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट कर देते हैं क्यूप्रस आयन में। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन से शुगर शो करते हैं, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटो ग्रुप होगा। ये अल्कलाइन मीडियम में जो फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, एनाडाइल फॉर्म करते हैं। एनाडाइल हमने अभी देखा था क्या होता है, 2OH ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एनाडाइल फॉर्म करते हैं, ये एनाडाइल क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बहुत सारे टेस्ट में, लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बारफॉइड टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का पता करते हैं कि किसी सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो शुगर होता है वो एनाडाइल फॉर्म करता है। एनाडाइल उसी सोल्यूशन में कंपाउंड होगा कॉपर सल्फेट, जो रिलीज करेगा हमारा क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रिक एनाडाइल क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और क्यूप्रस आयन का प्रेजेंस हम कैसे पता करेंगे, जब ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और ये ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, जो कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो इससे हम ये एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है मोनोसेक्राइड की, जिससे हम किसी भी रिड्यूसिंग शुगर का पता कर सकते हैं कि किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी दिखाता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब जो कोई भी मोनोसेक्राइड होगा, उसका अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो फॉर्म करता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और अगर उसका अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फॉर्म करता है ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, अब रिडक्शन में जब हम क्या करते हैं, किसी मोनोसेक्राइड को रिड्यूस करते हैं विद द यूज़ ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, से सोडियम एमालगम। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक अल्कोहल फॉर्म करता है, जैसे कि डी ग्लूकोज क्या करता है, डी सॉर्बिटोल फॉर्म करता है, गैलेक्टोज डी डल्चिटोल फॉर्म करता है, मैनोज मैनिटॉल फॉर्म करता है, फ्रक्टोज मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल फॉर्म करता है, और राइबोज राइबिटॉल फॉर्म करता है। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है,
थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन का। कितने रिएक्शंस है मोनोसैकेराइड्स के जो हमें पढ़ने हैं? दैट फर्स्ट वन इज टॉटोमराइजेशन, सेकेंड हमने पढ़ा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, थर्ड हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, फोर्थ हम पढ़ेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन, फिफ्थ हम पढ़ेंगे एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, तो थर्ड हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। जब हम किसी मोनोसैकेराइड को किसी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, अराउंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से एक डिहाइड्रेटिव प्रोडक्ट बनता है जिसे हम फर्फ्यूरल कहते हैं। अगर 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल फॉर्म करता है, और अगर 5 कार्बन का शुगर है तो वो फर्फ्यूरल फॉर्म करता है। ठीक है, ये फर्फ्यूरल फिर हम क्या करते हैं? किसी फिनोलिक कंपाउंड के साथ हम उसको रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल क्यों? क्योंकि ये मोनोसैकेराइड के साथ रिएक्ट करके या फर्फ्यूरल के साथ रिएक्ट करके एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि मेजरली वॉयलेट कलर का होता है, ब्लू टू वॉयलेट कलर का होता है। ये कलर प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम सोल्यूशन में पता कर सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो ये डिहाइड्रेटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी? मोनोसैकेराइड्स की, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मॉलिश टेस्ट में। मॉलिश टेस्ट एक जनरल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस का पता करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे सोल्यूशन में सपोज पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है, तो पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड क्या करता है? पहले कन्वर्ट होता है मोनोसैकेराइड में, एंड देन मोनोसैकेराइड क्या करता है? उस एसिड के साथ रिएक्ट करके फर्फ्यूरल फॉर्म करेगा, एंड देन वो फर्फ्यूरल को हम किसी डाई के साथ या फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है, और ये है डिहाइड्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। फोर्थ वी हैव ओसाजोन फॉर्मेशन। अब होता क्या है ना, जब हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ, तो एसिटिक एसिड के पास ना क्या होता है? फिनाइल हाइड्रोजेनिक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? जब रिड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो एक ओसाजोन फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स हैं, सपोज उसमें 6 रिंग्स हैं, 6 कार्बन चेन है। ठीक है, सॉरी 6 कार्बन चेन है या 5 कार्बन चेन है, 4 कार्बन चेन है, डजेंट मैटर। ओसाजोन फॉर्मेशन में सिर्फ फर्स्ट के 2 कार्बन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन जो होंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम ओसाजोन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक दूसरे से डिफर करते हैं ओनली ऑन 1 and 2 पोजिशन, तो वो क्या करते हैं? सेम टाइप का ओसाजोन फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दो तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये तो मास्क हो गया, बाकी तो उनके पास सेम है। जिनके पास सिर्फ ये दोनों में डिफर होता है, सपोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ये तीनों एक दूसरे से डिफर होते हैं ओनली ऑन कार्बन 1, 2। ठीक है, बाकी क्या होता है? उनका सब सेम रहता है नीचे की चेंज, और ये चेंज क्या करते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये मास्क हो जाती है। तो ये सब क्या करते हैं? सेम टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज क्या करते हैं? निडल शेप का ओसाजोन फॉर्म करते हैं जब हम इनको फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। माल्टोज सनफ्लावर शेप का करता है, और लैक्टोज पफ शेप का करता है। ये सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स कर पाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स जो ओसाजोन फॉर्म करते हैं वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, जो कि निडल शेप का ओसाजोन फॉर्म करेंगे, और रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स जो कि माल्टोज और लैक्टोज है, ये सनफ्लावर पफ शेप्ड पाउडर शेप ऐसा होता है का ओसाजोन फॉर्म करेंगे जब हम इनको फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, लास्टली वी हैव एस्टर्स फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी कोई भी शुगर है उसका अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब वो एसिड के साथ किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी कर सकता है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है। तो उस टाइप पे यानी कि बेसिकली अल्कोहल प्लस एसिड ही तो हमारे एस्टर्स होते हैं ना। एस्टर्स कैसे बनते हैं? अल्कोहल प्लस एसिड से। तो जो शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या करता है? वो एस्टर फॉर्म करता है। अब ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत देखा जाता है। आगे इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म करेंगे तब हम वहाँ अच्छे से देखेंगे। ये बहुत कॉमन होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में, जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्म होता है। अभी हमने कितने पढ़े थे रिएक्शंस? टॉटोमराइजेशन पढ़ा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, डिहाइड्रेशन पढ़ा, ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ा और एस्टर फॉर्मेशन पढ़ा।
है ना। इसमें से हमने देखा कि जो टॉटोमराइजेशन है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है, ओसाजोन फॉर्मेशन है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो रहा है। बेसिकली जो भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो ये सारे रिएक्शन शो कर रहे थे, है ना। तो यही प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेरियस टेस्ट लेबोरेटरी में करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि किस सोल्यूशन में क्या है, कोई भी रिड्यूसिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोसाइड्स। जैसे अभी हमने एक फीचर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का कि न्यूट्रल रोटेशन शो कर सकता है, वैसे ही एक फीचर और होता है शुगर्स का कि ये जो शुगर्स होते हैं ये क्या करते हैं, या तो किसी शुगर के साथ, यानी कि कोई शुगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, या फिर शुगर मॉलिक्यूल नॉन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो एक ये ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, एक कंपाउंड है जिसमें शुगर के साथ बॉन्ड होता है, या तो फिर शुगर नॉन शुगर के साथ बॉन्ड होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बहुत सारे, यानी कि ग्लाइकोसाइड्स भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं और उन प्रोडक्ट्स का अलग अलग रोल है ना मार्केट में। जैसे कि ग्लूकोवेनिलिन कुछ नहीं होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, वनीला का फ्लेवर इम्पार्ट करता है, तो हम इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डिगोसिन और डिजिटॉक्सिन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, तो हम एज अ ड्रग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि क्या एंटीबायोटिक है, जो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है मेनली। ओवेबिन जो होता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को क्या करता है, इनहिबिट करता है, बेसिकली ये सोडियम का ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे ग्लाइकोसाइड्स। तो एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसैकेराइड्स का। अभी तक हमने सारे मोनोसैकेराइड्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स है कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं मोनोसैकेराइड से। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि जब मोनोसैकेराइड्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो शुगर एसिड्स फॉर्म करता है, जैसे ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूक्रोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड तब फॉर्म करता है जब उसके एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, और जब उसके अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है। हमने देखा था ऑन रिडक्शन जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो शुगर अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटोल, डिजिटोल, ये सारी चीज़ें, मैनिटोल। प्लस हमारे जो मोनोसैकेराइड्स वो अमाइनो शुगर्स भी फॉर्म करते हैं, यानी कि जब जो मोनोसैकेराइड्स होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर दिया किसी अमाइनो ग्रुप से, तो वो अमाइनो शुगर हो गई, जैसे कि ग्लूकोजामाइन, डिगलैक्टोजामाइन। ठीक है, अब ये जो अमाइनो शुगर्स हैं ये एसिटाइल हो गए तो एसिटाइलेट अमाइनो शुगर्स हो जाते हैं, जैसे कि नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, या नैन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब क्या है, कुछ नहीं है, मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि कोई और कंपाउंड्स मिलकर इन्होंने क्या कर रखा है, नए कंपाउंड्स बना रखे हैं जो नेचर में प्रेजेंट भी होते हैं, हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो अगेन एक कार्बोहाइड्रेट अमाइनो शुगर प्लस पायरुविक एसिड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, ये डेरिवेटिव कैसे है मोनोसैकेराइड का, बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है मोनोसैकेराइड से। ठीक है, ये एक विटामिन है। डीऑक्सी शुगर्स, वन ऑक्सीजन लेस देन पेरेंट शुगर। डीऑक्सी शुगर के बारे में हमने सुना है हमेशा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि डीएनए में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, जो मेन पेरेंट शुगर होता है उससे एक ऑक्सीजन लेस होता है इसमें, तो ये भी एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन है, डेरिवेटिव है मोनोसैकेराइड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेचर ऑफ द डीएनए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर मोनोसैकेराइड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारा अभी तक जितना पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है हमेशा से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जो कि अगेन वैलिड डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट भी क्या करते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह रहते हैं। फिर एक्चुअल डेफिनेशन हमने देखी थी जो कि है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड में, या तो फिर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो फिर हम क्या करेंगे, किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे, वो
टूटने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को रिलीज़ करेगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। मोनो यानी कि सिंगल सैक्राइड, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। ऑलिगो 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स होती हैं। मोर देन 20 में पॉलीसैक्राइड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मोनोसैक्राइड्स में ऑन द बेसिस ऑफ कितने कार्बन एटम है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा चार्ट था फॉर मोनोसैक्राइड्स। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो ग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन है बट फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, वैसे ही 6 कार्बन है बट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज। 6 कार्बन है बट फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो फ्रक्टोज। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा था स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स। 2 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करता है हमारा मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट उनका जो स्पेटल अरेंजमेंट है, जो एटम्स का आसपास 3D वे में जो उसका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि D&L आइसोमर्स। ठीक है, D&L आइसोमर्स में क्या होता है, सिर्फ OH ग्रुप में 5th कार्बन के ग्लूकोज के 5th कार्बन में OH ग्रुप की पोजीशन डिफर करती है। यानी कि जो टर्मिनल कार्बन होगा, एंड में जो कार्बन होगा, उससे पहले वाला जो कार्बन होता है बस उसके OH पोजीशन में डिफर होता है। अगर उसका OH राइट साइड है तो D फॉर्म है, अगर उसका लेफ्ट साइड है तो L फॉर्म है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमारे जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शो करते हैं, उनके पास असिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए। असिमेट्रिकल कार्बन यानी कि एक कार्बन के चारों तरफ जो चारों एटम है वो अलग अलग होना चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए। तब वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगर वो रोटेट हो रहा है राइट साइड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट होता है, नहीं तो लेवो रोटेटरी जो नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। डी पॉजिटिव यानी कि डी सीरीज है मोनोसैक्राइड की, बट वो क्या कर रहा है, राइट साइड को क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को मूव कर रहा है, तो वो हो गया डी पॉजिटिव। डी नेगेटिव मतलब डी सीरीज है बट वो लेफ्ट साइड को, लेवो रोटेटरी है, लेफ्ट साइड को रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो होता है डी माइनस। ओके, उसके बाद रेसमिक मिक्सचर्स क्या होता है, कुछ नहीं होते, DL मिक्सचर्स होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, एपीमर्स क्या होता है, जब कोई भी 2 मोनोसैक्राइड्स एक दूसरे से डिफर करते हैं किसी एक कार्बन पोजीशन में, किसी एक कार्बन की एटम की पोजीशन में अगर डिफर करते हैं तो उसे एपीमर्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन को एनोमर कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसी भी कार्बन में कोई और एटम ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफर कर रहा है तो उसे एपीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स एट C4 पोजीशन। पूरा ग्लूको जो ये कार्बन के जो भी ग्रुप्स हैं वो सब क्या हैं, अलग अलग, पूरे कार्बन सीरीज़ में, पूरी इसकी सीरीज़ में जितने भी एटम्स जो इसके साइड में लगे हुए हैं वो सेम होंगे बट डिफरेंट होंगे सिर्फ 4th पोजीशन में। इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एपीमर्स है एट C4 पोजीशन। वैसे ही ग्लूकोज एंड मैनोज क्या है, एपीमर्स हैं एट C2 पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गए एक दूसरे के एपीमर्स। इनांशियोमर्स क्या होते हैं, इनांशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। फॉर एग्जांपल D&L शुगर्स। ठीक है, डाइएस्टेरोमर्स होते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, इन डेफिनेशंस को समझना है। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक लीनियर चेन में 2D वे में अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझे तो उसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर अगर हम साइक्लिक फॉर्म में समझे तो उसे हेवॉर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। असाइक्लिक बनाने के लिए हमें हेमी एसिटल, हेमी कीटल जैसे वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो वो हेमी एसिटल फॉर्म करता है। ठीक है, खुद के एल्डिहाइड से, यानी एक ही मोनोसैक्राइड का एल्डिहाइड ग्रुप खुद ही के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक साइकिल बना देता है, उसे हेमी एसिटल कहते हैं। अगर कीटोन ग्रुप अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके साइकिल फॉर्म करता है तो उसे हेमी कीटल्स कहते हैं। इसमें हम अल्फा एंड बीटा फॉर्म देखते हैं। अल्फा शुगर कौन से शुगर होते हैं, जिनका CH2OH ग्रुप और OH ग्रुप एकदम अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप और CH2OH ग्रुप दोनों क्या होता है, डिफर होता है, डिफरेंट पोजीशन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे अल्फा
शुगर कहते हैं। और वहीं अगर OH एट वन कार्बन 1 पोजीशन और CH2OH सेम डायरेक्शन में होता है तो उसे बीटा फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और यही डिफरेंस को हम एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, जब सारा स्ट्रक्चर सेम होगा बस डिफरेंट होगा एट वन पोजीशन, कार्बन 1 पोजीशन, उसे हम कहते हैं एनोमर्स, ठीक है। ये रहा पायरानोज और फ्यूरानोज भी हमने समझा था। पायरान मतलब होता है जब 6 मेंबर रिंग होता है, फ्यूरान मतलब होता है जब 5 मेंबर रिंग होता है। ग्लूकोज मोस्ट प्रोबेबली पायरानोज फॉर्म में रहता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन 5 में OH ग्रुप है, इनका आपस में रिएक्शन होता है तब ये पायरानोज फॉर्म बनता है। फ्यूरानोज में मोस्टली फ्रक्टोज बनाता है फ्यूरानोज फॉर्म। इसमें क्या होता है, C2 फॉर्म में कीटोन होता है और C5 फॉर्म में OH होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो फ्यूरान फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मतलब होता है जब इंटर कन्वर्जेशन होता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म का किसी भी सोल्यूशन में, ताकि इक्विलिब्रियम फॉर्म कर सके, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन में भी चेंजेस आते हैं, उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने रिएक्शंस बताए थे मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है, जैसे कि टॉटोमराइजेशन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ये सब हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब हम मूव करेंगे डाइसैकेराइड्स में एंड पॉलीसैकेराइड्स में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग डाइसैकेराइड्स, ओके। Disaccharides are the most common oligosaccharides which are subdivided into reducing sugars and the non-reducing sugars. As we have already discussed that reducing sugars are those sugars who have free aldehyde or the keto group. For example, in the case of disaccharides, maltose and lactose, and in the case of monosaccharides have free aldehyde or keto group, okay. They are not bonded. And the non-reducing sugars are those sugar which have no free aldehyde or keto group, okay. That means they are bonded, the aldehyde or keto group are participating in the bond formation, okay. So we have some example over here, that is first one is maltose, okay. maltose जो होता है वो दो किससे बना होता है, डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, यानी कि दो मोनोसैकेराइड से मिलकर डाइसैकेराइड बनता है। और यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, डी ग्लूकोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में बॉन्ड होते हैं थ्रू द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट आपस में किससे बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं। और यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज है। और व्हाट डू वी मीन बाय अल्फा 1,4 हियर, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। इसका OH जो है वो CH2OH की डायरेक्शन के अपोजिट है, ओके। सो नाउ व्हाट विल हैपन एट वन पोजीशन ऑफ लाइक एक ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे और एक ग्लूकोज के 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बाय द रिलीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा और बच जाएगा एक ऑक्सीजन, और ये इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्योंकि ये अल्फा शुगर के फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा शुगर के फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारे पास है आइसोमाल्टोस। आइसोमाल्टोस क्या होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। माल्टोस अल्फा 1,4 है, आइसोमाल्टोस अल्फा 1,6, ओके। नेक्स्ट वी हैव सेलोबायोस। सेलोबायोस में क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बीटा डी ग्लूकोज है, नॉट अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। यहाँ ये क्या होता है, ऐसा डाइसैकेराइड है जो किसके सिमिलर है, माल्टोस के, ओके। सेलोबायोस हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम सेलुलोज को तोड़ेंगे। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, जब उसको तोड़ते हैं तो उसका छोटा यूनिट होता है सेलोबायोस, ओके। थर्ड वी हैव सुक्रोज, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। केन शुगर जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है। अभी तक जितने भी डाइसैकेराइड्स थे वो सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने हुए थे। यहाँ पे दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हम क्या कर रखे हैं, जोड़कर सुक्रोज को बनाते हैं। वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, सेकेंड इज बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज यूज होता है वो होता है अल्फा ग्लूकोज, जिसके फर्स्ट कार्बन
फ्रक्टोज की सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑफ कोर्स सेकेंड कार्बन, क्योंकि जो फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप होता है कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट होता है, सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है सुक्रोज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का एक फीचर है इन्वर्जन। ठीक है, जब हम सुक्रोज को तोड़ेंगे, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना, हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा सुक्रोज को, कोई भी एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, या फिर हम डाइल्यूट एसिड से उसको तोड़ दें अगर। ठीक है, तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में। ठीक है, वो अपने सिंपल शुगर फॉर्म में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मली सुक्रोज का जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड को मूव करता है। बट जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कन्वर्ट हो जाता है लेवो रोटेटरी फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के बाद सुक्रोज 2 यूनिट में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, जो कि उसका सिंपल फॉर्म है, अब यानी कि मोनोमरिक फॉर्म है। अब जो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज होता है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है, तो हमेशा ये क्या करेगा, मोर स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज में, क्योंकि फ्यूरानोज फॉर्म क्या होता है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है। पाइरेनोज फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसका जो पाइरेनोज फॉर्म है वो स्ट्रांगली लेवोरोटेटरी होता है, जो कि ओवरऑल लेवोरोटेटरी इफेक्ट देता है सुक्रोज को। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है, नॉर्मली क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस ये इन्वर्जन करता है, यानी कि खुद को कन्वर्ट कर देता है टू द लेवोरोटेटरी फॉर्म, यानी कि यहाँ पे म्यूटा रोटेशन शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर है। ये बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 2 मोनोमरिक यूनिट होते हैं अगेन, गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज, जो कि दोनों अपने अपने बीटा फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, 1 कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड द 4th कार्बन ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। लैक्टोज का क्या होता है, लैक्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका ग्लूकोज का क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री हो रहता है, इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और ओसाजोन फॉर्म करता है पाउडर पफ शेप का। ठीक है, वहीं सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसका कीटो एल्डोज दोनों ग्रुप, ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, फ्री नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लैक्टुलोज। ओके, लैक्टुलोज एक सिंथेटिक डाइसेक्राइड्स है, वो नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को मिला के लैक्टुलोज बनाते हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ी लैक्टुलोज बनाने की, लैक्टुलोज और लैक्टोज को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। लैक्टुलोज क्या है, एक डाइसेक्राइड, सिंथेटिक डाइसेक्राइड है, जो कि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और ये हमने बनाया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में बेसिकली क्या होता है, जो अमोनिया, लीवर में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, है ना, यूरिया साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है हमारे कहाँ पे, लीवर में। तो यहाँ पे क्या होता है, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में अमोनिया लीवर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लैक्टुलोज क्या करता है, इन द कॉलन अमोनिया को कन्वर्ट करता है अमोनियम आयन में, जो कि फर्दर फीसिस के थ्रू बाहर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, जो कि सिंथेटिक डाइसेक्राइड है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डाइसेक्राइड, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें हमने पढ़ा था माल्टोस, सेलेबायोस, ये दोनों के दोनों ग्लूकोज से बने हुए हैं, ग्लूकोज इनका मोनोमर है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है, और लैक्टुलोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यानी कि मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, जिन्हें ग्लाइकेंस भी क्या कहते हैं। इनका मेन रोल स्ट्रक्चरल और स्टोरेज फॉर्म में होता है। ठीक है, अब होमोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी कि ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स मतलब जो बहुत अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए हो। ठीक है,
इसीलिए होमोपॉलीसैकेराइड्स में ग्लूकन्स भी होते हैं जो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोजन्स भी होते हैं जो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज भी होते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकन्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसका मेन एग्जाम्पल आता है स्टार्च, ठीक है, जो कि प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, स्टार्च में 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है, ये होमोपॉलीमर। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का इसका मोनोमर मत समझो, ठीक है। अमाइलोज क्या होता है, वो पूरा ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होती है। जब ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होती है लाइक दिस, ये ग्लूकोज है, ये आपस में ऐसे स्ट्रेट चेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट बॉन्ड में, तो उसको अमाइलोज कहते हैं। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, स्ट्रेट चेन तो होती है जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बट एक ब्रांच्ड चेन भी आती है, और ये ब्रांच चेन, अब इसका इस ग्लूकोज का 4th पार्ट तो क्या है, पार्टिसिपेट करा है ना ऑलरेडी, तो इसका 6th पार्ट और इसका 1 पार्ट ऐसे मिलकर ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यानी कि स्टार्च पूरा होमोपॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है, बट इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्यूबल होता है, एकदम लीनियर चेन होता है, 15 to 20% प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन लीनियर तो होता है प्लस साथ में ब्रांच भी होता है, लीनियर में अल्फा 1,4 लिंकेज होगी और ब्रांचेस में अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, ठीक है, और ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है। इसके बाद स्टार्च के बाद है हमारा डेक्स्ट्रिन्स। ओके, डेक्स्ट्रिन्स क्या होता है, ये भी एक काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है। इसमें क्या होता है, स्टार्च जब टूटता है, स्टार्च किसी एंजाइम अमाइलेज से या फिर डाइल्यूट एसिड से जब टूटेगा तो ये अपने छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, देन क्या कहता है, ऑलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, एंड देन मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, है ना। तो स्टार्च का छोटा फॉर्म होता है डेक्स्ट्रिन्स, देन डेक्स्ट्रिन्स फर्दर टूटता है माल्टोज में, देन ग्लूकोज में जो उसका मोनोमरिक फॉर्म है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है स्टार्च का कौन, डेक्स्ट्रिन्स। इनुलिन फ्रक्टोजन है, जैसे ग्लूकोजन था हमारा स्टार्च, इनुलिन फ्रक्टोजन है जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, जो कि हमें डहेलिया के बल्ब में, गार्लिक के बल्ब में, अनियंस में पाया जाता है, हमारी बॉडी में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टार्च होता है, जैसे कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, प्लांट्स में स्टार्च है, वैसे हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एकदम अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, यानी कि लीनियर चेन भी होंगी अल्फा 1,4 लिंकेज की, ब्रांच चेन भी होगी अल्फा 1,6 की। बस फ़र्क इतना है कि स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम होती है, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस ज़्यादा होती है। तो ग्लाइकोजन सिर्फ अमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है, मतलब सिर्फ अमाइलोपेक्टिन जैसे स्ट्रक्चर्स लेके बैठता है, नॉट अमाइलेज, ओके, अमाइलोज, ओके। देन वी हैव सेलुलोज। सेलुलोज अगेन ग्लूकोजन है जो कि बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। टूटने के बाद सेलोबायोज होता है जो कि हमने डाइसैकेराइड्स में पढ़ा था, सेलोबाइस बनता है, देन बीटा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। सेलुलोज फाइबर की तरह भी काम करता है, तो बहुत ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फाइबर है, बल्क स्टूल को बल्क करने में भी हेल्प करता है। प्लांट्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्लांट लीफी और क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह खाने को सजेस्ट किया जाता है। काइटिन जो होता है ये फंगस की सेल वॉल में पाया जाता है, एक अगेन पॉलीसैकेराइड है, ये बना होता है नैग से, NAG, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। बेसिकली ये अमाइनो शुगर से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। तो ये सारे थे होमोपॉलीसैकेराइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को हेटेरोग्लाइकन्स भी कहते हैं, ओके। तो हमें पढ़ना है 2 टाइप के हेटेरोपॉलीसैकेराइड, वन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, अनदर इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कुछ नहीं होता, यूरोनिक एसिड और अमाइनो शुगर्स, 2 अलग अलग टाइप के पॉलीसैकेराइड्स। अभी तक हमने सारे सेम टाइप के पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, आइदर वो ग्लूकोज के पॉलीमर थे या तो फिर वो किसके पॉलीमर थे, फ्रक्टोज के। बट अब हम करेंगे मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स।
के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से, यूरोनिक एसिड्स एंड अमाइनो शुगर्स हैं। यूरोनिक एसिड अगर तुम्हें याद हो, हमने ग्लूक्रोनिक एसिड के बारे में पढ़ा था जब हम मोनोसेक्राइड के रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तब हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी अल्कोहल ग्रुप का, तो अगर ग्लूकोज के अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूक्रोनिक एसिड बनाता है। वैसे ही किसी भी मोनोसेक्राइड के अल्कोहल ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो यूरोनिक एसिड्स बनाता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव है एक मोनोसेक्राइड का। प्लस अमाइनो शुगर जो अनदर डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड का, ये दोनों मिलके म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स भी कहते हैं, यानी कि गैग भी कहते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में अगर तुम प्रोटीन मिक्स कर दो तो ये म्यूकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन्स ये सब बनाता है, जो कि अगेन बैक्टीरियल सेल वॉल में बहुत नेचुरली प्रेजेंट रहता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड में 95% कार्बोहाइड्रेट और 5% प्रोटीन रहता है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स या फिर गैग जो होता है वो टिश्यू स्ट्रक्चर्स का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन्स में। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशली टिश्यूज़, सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ प्लस स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है ना, जो उसका स्पेशल फीचर है कनेक्टिव टिश्यू का कि उसमें ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। वो किसका बना होता है, वो गैग का बना होता है, यानी कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। अब ऐसे ही हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के गैग है, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकन्स है, प्लस किससे, कौन से मोनोसेक्राइड से मिलके बने हुए हैं, कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और क्या उनका फंक्शन है, ये उसका शॉर्ट चार्ट है, ठीक है। हाइड्रोनिक एसिड हमने बहुत सुना है, ये बना होता है डी ग्लूकोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, साइनोवियल फ्लूइड में और यूट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट होता है। लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो होता है वो डी ग्लूकोनिक एसिड और नैग 4 सल्फेट, नैग यहाँ पे है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, नॉट ग्लूकोजामाइन, ओके। ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। देखो कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्रॉस मतलब ही कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज में, बोन में, स्किन में, ब्लड वेसल्स वॉल में ये प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रक्चर शेप ऑफ टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हिपैरिन जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ये बना होता है डी ग्लूकोनेट 2 सल्फेट एंड सल्फोग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट से, जो कि ब्लड, लंग, लीवर, किडनी, स्प्लीन प्रेजेंट रहता है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अगेन लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, प्लाज्मा में जो भी लिपिड पोर्शन होता है उसकी टर्बिडिटी को हटाने के लिए हेल्पफुल होता है। फोर्थ वी हैव डर्मिटन सल्फेट जो कि एल हाइड्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लैक्टोजमाइन 4 सल्फेट से बना होता है। अब इसकी कंपोजिशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दिखी है अभी तक, जितने मैंने पेपर देखे हैं और खुद भी जब दिया था तब ये कंपोजिशन अभी तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आई है, बट स्टिल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है, ब्लड वेसल्स वॉल्स और हार्ट वॉल्स और स्किन प्रेजेंट होता है, शेप ऑफ टिश्यू में को मेंटेन करने में हेल्प करता है। केराटिन सल्फेट डी गैलेक्टोज एंड नैग 6 सल्फेट से बना होता है, एंड नैग इज हेयर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ओके। कार्टिलेज कॉर्निया कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है और कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट बनाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स वी आर डिस्कसिंग इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन अगेन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जब हमने म्यूकोप्रोटीन की बात की थी जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन था, वो भी एक काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन था, बट उसमें क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटीन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम होता है कंपेयर टू प्रोटीन, प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कोलाजन जैसे कि अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, फंक्शन इसका ये है। सेलुलर प्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। थायोट्रोफिन इथ्रोपोइटिन जो एक टाइप ऑफ हॉर्मोन्स है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, जिसे हम ए बी ब्लड ग्रुप में डिटरमाइन करते हैं, उस एंटीजन्स का काम करते हैं। फिब्रोनेक्टिन लैमिनिन वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन, आई मीन फिब्रोनेक्टिन लैमिनिन जो कि सेल रिकॉग्नाइजेशन करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं। और ये सारे हाइड्रोलाइजेज, प्रोटीज, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स, ये सारे जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। So the next topic will be metabolism of carbohydrate and its bioenergetics, which I will upload on Monday.
and also you can find out the notes and the MCQs for this topic in the Telegram channel, which I have linked in the description. So till then, stay tuned, stay calm, and prepare smart.